नमस्ते बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 3 का भाग 6, जिसमें हम एंजियोस्पर्म पौधों के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, इसको परिभाषित कैसे करेंगे एंजियोस्पर्म को? तो ये ऐसे पौधे हैं या ऐसे पौधों का वर्ग है जिसमें लैंगिक जनन अंग यानी कि नर और मादा जनन अंग पुष्प के अंदर विन्यसित रहते हैं या पुष्प के रूप में पाए जाते हैं। और दूसरी विशेषता कि यहाँ पर जो बीज बनते हैं वो बीज हमेशा फल के अंदर छुपे हुए रहते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं। आप आम खाते हो, आम का फल खाते हो, तो बाहर क्या है? फल। फल के अंदर आपको बीज मिलता है। ठीक है, तो बीज एक फल के आवरण से ढके हुए होते हैं, इसीलिए एंजियोस्पर्म पौधों को हम आवर्त बीजी पौधों के नाम से भी जानते हैं। यानी कि बीज फल रूपी आवरण के अंदर हमेशा हमें छुपा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म पौधों के आवास की। तो बच्चों, आवास की अगर हम बात करें तो ये पौधे हमारे आसपास सभी स्थानों पर, चाहे वो जल हो चाहे वो स्थल हो, और स्थल में भी विभिन्न प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां जैसे बर्फीले पहाड़, साथ ही गर्म रेगिस्तान और मैदानी इलाका, इन सभी स्थानों पर यानी कि बहुत ही व्यापक रूप से हमारे आसपास ये पौधे हमें हर प्रकार के आवास में देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके बाद में बच्चों अपन बात करते हैं इसकी आकारिकी की कि ये पौधे हमें दिखाई कैसे देते हैं। तो आकारिकी रूप से बच्चों, ये पौधे हमें वृक्ष, झाड़ी, शाख और लता, इन सभी प्रकार में ये पौधे हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, और इनके साइज की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत विविधता पाई जाती है। साइज में सबसे छोटा पौधा जो कि सूक्ष्मदर्शी पौधा है, माइक्रोस्कोप के नीचे जिसको देखना पड़ता है, वुल्फिया, वो भी एक एंजियोस्पर्म है। और बहुत ऊंचाई वाला यूकेलिप्टस, जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से भी ज्यादा होती है, वो भी एक एंजियोस्पर्म है। ठीक है, यूकेलिप्टस ये भी एक एंजियोस्पर्म पौधा है। तो साइज में बच्चों यहाँ पर बहुत ज्यादा विविधता देखने को मिलती है। ठीक है, ये 2 पॉइंट क्लियर है। इसके बाद में इसके अगर हम उपयोग की बात करें तो चाहे हमारा कोई भी उपयोग हो, वहां सब जगह हम पौधों को प्रयोग में ले रहे हैं, वो भी एंजियोस्पर्म। जैसे चाहे हमें भोजन के लिए पौधों की आवश्यकता हो, चाहे हमारे पशुओं के लिए चारे की आवश्यकता हो, चाहे औषधियों की आवश्यकता हो, इसके अलावा ईंधन के रूप में, तो सभी जगह हम व्यावसायिक रूप से अगर हमें लकड़ी की आवश्यकता है तो सभी जगह हम बहुत बड़ी मात्रा में एंजियोस्पर्म पौधों का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था एंजियोस्पर्म पौधों के बारे में। चलो अब बात करते हैं। तो बच्चों, एंजियोस्पर्म जो पौधे हैं उनमें जो बीज पत्र पाया जाता है, बीज पत्र मतलब जो बीज के अंदर एक पत्ती के समान संरचना होती है जिसको कॉटिलिडन कहते हैं, और ये कॉटिलिडन पोषण देने का काम करता है। पोषण किसको देता है? जब बीज का अंकुरण होता है और उससे एक छोटा सा सीडलिंग निकलता है ना, नवोद्भिद निकलता है, तो उसको पोषण देने का काम ये कॉटिलिडन करता है। तो कॉटिलिडन की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म पौधों को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है एक बीजपत्री, एक बीजपत्री या इसको हम मोनोकॉट कहते हैं, और दूसरा वर्ग है द्विबीजपत्री, इसको हम डाइकॉट कहते हैं। ठीक है, तो इन 2 वर्गों में बीजपत्र की संख्या के आधार पर, तो एक बीजपत्री है तो इसमें बीजपत्र की संख्या 1 होती है, और द्विबीजपत्री में बीजपत्र की संख्या 2 पाई जाती है। ठीक है, ये कैसे होगा? जैसे कि एक बीज हमने अगर गेहूं का बोया है
तो उससे जो सीडलिंग निकलेगा तो उसमें हमें एक इस तरह से पतला और लंबा पत्ती के समान एक संरचना दिखाई देगी और नीचे जड़ का विकास होगा। तो ये एक बीजपत्र को प्रदर्शित कर रहा है। ऐसे ही द्विबीजपत्री में जैसे आप अगर चने को अंकुरित करके देखो तो जैसे ही चने के बीज का अंकुरण होता है तो हमको ऐसे दो पत्ती के समान संरचनाएं दिखाई देंगी। नीचे ये जड़ होगी और यहाँ पर छोटा सा प्रांकुर उपस्थित होगा। तो ये जो संरचनाएं हैं ये इसके दो बीज पत्रों को प्रदर्शित कर रही हैं। ठीक है, तो पहला अंतर तो बीज पत्र की संख्या। उसके बाद में अगर हम एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों की पहचान करना चाहें तो दूसरी पहचान हम इसकी पत्ती की संरचना के आधार पर कर सकते हैं। तो जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं उनमें पत्ती के अंतर समानांतर शिरा विन्यास उपस्थित होता है। ये किस तरह का दिखाई देता है कि अगर आप किसी भी घास को तोड़ो और उसकी पत्ती को आप एक बार ऑब्जर्व करो तो उसमें आपको इस तरह से शिराविन्यास दिखाई देगा, पतली पतली लाइनों के रूप में, समानांतर लाइनों के रूप में। और अगर हम द्विबीजपत्री पौधे की कोई पत्ती को तोड़े और उसके शिराविन्यास को ऑब्जर्व करें तो उसमें एक ऐसी मोटी मिडरिप उपस्थित होती है, मध्य शिरा, और इस मिडरिप से बहुत सारी शिराएं उपस्थित हमें पूरी पत्ती के ऊपर जाल के समान फैली हुई दिखाई देंगी। ठीक है, तो इस तरह के शिरा विन्यास को हम कहते हैं जालिका रूपी शिरा विन्यास। तो पत्ती के शिरा विन्यास के आधार पर भी हम एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में अंतर को स्थापित कर सकते हैं। चलो, तीसरा अंतर क्या होता है बच्चों दोनों में, वो है मूल तंत्र का। जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं उनमें फाइब्रस रूट पाई जाती है। फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम कैसा होता है कि यहाँ पर एक बिंदु से ही बहुत सारी जड़ें इस तरह से निकलती हुई हमें दिखाई देती है। यहाँ पर कोई भी एक मुख्य मूल है ना, मेन रूट उपस्थित नहीं होती। द्विबीजपत्रों की बात करें तो इसमें पाया जाता है टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम में क्या होता है, एक मुख्य जड़ होती है, ये एक मेन रूट है और इस मेन रूट से फिर द्वितीयक और तृतीयक जड़ों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मूसला मूल तंत्र भी कहते हैं। तो ये मूल तंत्र के आधार पर भी एंजियोस्पर्म पौधों के जो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दो वर्ग हैं इनकी हम पहचान कर सकते हैं। चौथा अंतर बच्चों एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री जो पौधे हैं उनमें पुष्प के आधार पर होता है। तो पुष्प के जो विभिन्न पुष्प चक्र होते हैं, पुष्प चक्र कौन से, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर। ठीक है, तो ये पुष्प चक्र कहलाते हैं। तो पुष्प के पुष्प चक्र के उपांग संख्या में 3 होते हैं, इसीलिए इन फूलों को हम ट्राइमेरस फूल भी कहते हैं। ट्राइमेरस, त्रिटयी पुष्प भी कहते हैं। किस तरह से, 1, 2 और 3। और यहाँ पर कैसे उपांग उपस्थित होते हैं, उपांग या तो संख्या में 4 होते हैं या संख्या में 5 होते हैं। तो अगर 4 उपांग उपस्थित हैं तो वो कहलाता है टेट्रामेरस, और अगर 5 उपांग उपस्थित है तो वो कहलाता है पेंटामेरस। किस तरह से, 5, 1, 2, 3, 4 और 5। तो 5 बाह्य दलपुंज होंगे, 5 दलपुंज होंगे और 5 ही यहाँ पर हमें एंड्रोशियम या वो एंथर्स हमें दिखाई देंगे, और टेट्रामेरस में 4 होंगे। क्लियर, तो ये 4 अंतर हैं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में। तो दोनों वर्गों को हम इन विशेषताओं के आधार पर एक दूसरे से विभेदित कर सकते हैं। चलो अब आगे चलते हैं और हम बात करते हैं पुष्प के लैंगिक जनन अंगों की। तो देखो यहाँ पर एक मैंने पुष्प को प्रदर्शित किया है, तो ये जो संरचनाएं हमें दिखाई दे रही है ये है इसका बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज हरे रंग का,
और ये रंगीन पत्तियां जो हमें दिखाई दे रही हैं ये कहलाती हैं दल पुंज। तो दल पुंज और बाह्य दल पुंज ये जनन अंग नहीं है, ये कहलाते हैं सहायक जनन अंग। ठीक है, क्लियर। तो ये जनन की क्रिया में कोई मुख्य भाग नहीं लेते, पर फिर भी इनकी आवश्यकता जनन की क्रिया के जनन को सफल बनाने के लिए इन अंगों की आवश्यकता होती है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, सहायक जनन अंग। चलो अब हम बात करते हैं पुष्प के मुख्य जनन अंगों की। तो देखो सबसे पहले मैं बात करने जा रही हूं इन संरचनाओं की। ये देखो दिखाई दिया आपको। तो पुष्प में जो इस तरह से हमें बहुत सारे पुंकेसर दिखाई देते हैं, ये पुंकेसर, इस संरचना का क्या नाम है, पुंकेसर। और ये जो पुंकेसर हैं ये पुष्प के नर जनन अंग कहलाते हैं। पुंकेसर में आपको दो स्पष्ट भाग दिखाई दे रहे हैं, ये कहलाता है फिलामेंट या तंतु, और ये जो ऊपर का भाग है ये कहलाता है पराग कोश। ये जो बच्चों पराग कोश होता है, इस पराग कोश के अंदर पराग कणों का विकास होता है। अगर हम इसकी अनुप्रस्थ काटें और उसको अंदर से देखें तो ये हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको 1 2 3 और 4 ये जो गोले दिखाई दे रहे हैं, ये बच्चों माइक्रोस्पोरेंजिया है, मतलब इसके अंदर ही लघु बीजाणुधानी का भाग है और इसके अंदर ही लघु बीजाणु या पराग कणों का निर्माण होता है। क्लियर। तो ये जो येलो कलर की संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर एक कोशिका पराग मात्र कोशिका की तरह व्यवहार करती है, और इस पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप हमें पता है बच्चों कितनी कोशिकाएं बन जाती हैं, 4 कोशिकाएं बन जाती हैं। तो एक कोशिका से इस तरह से परागकण चतुष्टक परागकण चतुष्टक, यानी कि एक कोशिका से 4 परागकण बन गए, इसका विकास हो जाता है। अब इसका अगर एक परागकण को अलग निकालकर हम उसकी संरचना देखें तो वो हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है। क्लियर। अब यहाँ पर ये 2 कोशिकाएं दिख रही हैं परागकण के अंदर, एक बड़ी और एक छोटी। तो ये जो छोटी कोशिका है, इस कोशिका से आगे 2 नर युग्मकों का विकास होता है। तो हर एक परागकण के अंदर 2 नर युग्मकों का विकास होता है। तो ये था पूरा कैसे परागकणों का विकास हो रहा है या नर युग्मकों का विकास हो रहा है। चलो अब हम आगे बात करते हैं स्त्री केसर की। ठीक है, पुंकेसर की बात हमने यहाँ पर कर ली, पुंकेसर। अब हम यहाँ बात किसकी करने जा रहे हैं, स्त्री केसर की। देखो ये इस संरचना को यहाँ पर इनलार्ज करके दिखाया गया है, ये है हमारा पुष्प का स्त्री केसर। इसके विभिन्न भाग देखो तो ऊपर ये कप के समान संरचना दिखाई दे रही है, ये कहलाती है स्टिग्मा। इसको कहते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र ये कहलाती है स्टाइल, इसको कहते हैं वर्तिका। ठीक है, ओवरी यानी कि अंडाशय, अंडाशय के अंदर ओव्यूल यानी कि बीजांड, और ये जो ब्लू कलर से दिखाई दे रही है ये है हमारे पुष्प की अंड कोशिका। ठीक है, तो ये है संरचना हमारे पुष्प के स्त्री केसर की। ठीक है, स्त्री केसर जो है वो इस तरह से भागों में विभाजित होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, बीजांड, और बीजांड के अंदर अंड कोशिका का विकास होता है। क्लियर ये बात। अब देखो अंड कोशिका का विकास होता कैसे है, इसको हमें यहाँ पर थोड़ा सा समझना है। तो ये जो बच्चों हमारा बीजांड है, बीजांड की संरचना कुछ इस तरह से बनाई जाती है, ये इसका अध्यावरण है, और यहाँ पर न्यूसेलस की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। अब ये जो न्यूसेलस है, इसकी कोई एक कोशिका बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु
बीजाणु मातृ कोशिका की तरह व्यवहार करती है। अब बच्चों ये जो कोशिका है, इस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ये कोशिका 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है। अब इन 4 कोशिकाओं में से बच्चों 3 कोशिकाएं, 4 में से 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, डीजेनरेट हो जाती हैं और केवल एक कोशिका बचती है। तो ये जो एक कोशिका यहाँ पर बचती है, ये एक कोशिका आगे, ये एक कोशिका बच गई और ये एक कोशिका पूरे भ्रूण कोश का निर्माण करती है। भ्रूण कोश का निर्माण करती है। भ्रूण कोश को कहते हैं एम्ब्रियो सैक। अब देखो एम्ब्रियो सैक का ये निर्माण करती कैसे है, इसको देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बस ये एक संरचना बना रही हूँ जहां पर हमारे पास में एक ये केंद्रक है। ठीक है, ये केंद्रक जो यहाँ पर मैंने दिखाया है, इस कोशिका का केंद्रक। अब ये जो एक केंद्रक है इस कोशिका का, ये समसूत्री विभाजन से विभाजित होता है और विभाजित होकर ये कितने केंद्रकों का निर्माण करता है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर ये एक केंद्रक से 8 केंद्रक बन जाते हैं। मैं इस एक कोशिका की बात कर रही हूँ। ठीक है, इस एक कोशिका की। तो ये जो एक केंद्रक है ये विभाजित हो गया, इसने 8 केंद्रकों का निर्माण कर लिया। अब ये जो 8 केंद्रक हैं ये बहुत ही विशेष रूप से विन्यासित होते हैं। देखो इनका विन्यास देखने के लिए हम वापस इस चित्र के ऊपर पहुंचते हैं। तो यहाँ पर इस चित्र को एक बार ऑब्जर्व करो। तो यहाँ से बच्चों 1 2 और 3, ये 3 केंद्रक, ये 3 केंद्रक यहाँ पर इस तरह से विन्यासित हो जाते हैं और ये बनाते हैं एंटीपोडल सेल। तो ये 3 जो कोशिकाएं हैं ये कहलाती हैं एंटीपोडल सेल। 3 कोशिकाओं को और हम अलग लेते हैं, 1 2 और 3। ये 3 कोशिकाएं बच्चों देखो यहाँ पर अरेंज हो गई और ये कहलाता है एग एपरेटस। अब ये जो बच्चों एग एपरेटस है, इसमें से एक कोशिका तो अंड कोशिका कहलाती है और बाकी जो 2 कोशिकाएं बच गई वो कहलाती हैं सहायक कोशिका। ठीक है, अब बच गए 2 केंद्रक। ये 2 केंद्रक इस तरह से बीच में विन्यासित हो जाते हैं और ये निर्माण करते हैं सेंट्रल सेल का, केंद्रीय कोशिका का, सेंट्रल सेल। तो इस तरह से बच्चों जो मैच्योर हमारे पास में भ्रूण कोश होता है उसमें ये 3 कोशिकाएं एग एपरेटस, ये 3 कोशिकाएं एंटीपोडल सेल और एक कोशिका बीच में होती है जो कहलाती है सेंट्रल सेल और उसमें 2 केंद्रक उपस्थित होते हैं। ये है हमारा भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक। भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो यहां तक पॉइंट्स क्लियर है आपको कि किस तरह से स्पोरोफाइट पौधे में हमने नर युग्मक और मादा युग्मकों का विकास किया है। अब हम चलते हैं निषेचन पे और इसके जीवन चक्र पे। तो देखो ये जो हमारा मुख्य पादप काय है ये है बीजाणुभिद द्विगुणित। इसमें लैंगिक जनन अंगों का विकास हो गया, पुंकेसर और स्त्री केसर। पुंकेसर के अंदर परागकण बन गए और स्त्री केसर के अंदर अंड कोशिका का विकास हो गया। अब ये जो परागकण है ये परागकण विभिन्न माध्यमों से इनका प्रकीर्णन होता है, जैसे वायु, जल या विभिन्न प्रकार के कीट। तो ये कुल मिलाकर इनका परागण हो जाता है और ये पहुंच जाते हैं स्टिग्मा के ऊपर, वर्तिकाग्र के ऊपर। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद में बच्चों इनमें अंकुरण होता है। अंकुरण होता है, अंकुरण का क्या मतलब है कि यहाँ से एक इस तरह से पराग नली का विकास होता है और यह पराग नली इस बीजांड के अंदर प्रवेश करती है। इस तरह से ये अंकुरण हो गया है इस पराग कण का, पॉलन का,
और ये परागनली बनी है और यह इस बीजांड के अंदर प्रवेश कर रही है। ये जो परागनली है ये यहाँ पर अपने साथ में 2 नर युग्मक लेकर आई है। ठीक है, तो एक परागकण से 2 नर युग्मक अंदर पहुंच रहे हैं। क्लियर। अब चलो निषेचन देखते हैं। तो बच्चों एंजियोस्पर्म की बहुत विशेष एक खास इसका कैरेक्टर है द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है? तो देखो हमने यहाँ पर बात करी कि हम कितने नर युग्मक ये परागकण लेकर आ रहा है, 2 नर युग्मक परागकण लेकर आ रहा है। तो मैं यहाँ पर 2 बार नर युग्मक लिख रही हूँ। क्लियर। अब नर युग्मक का कहाँ कहाँ या किसके साथ में संलयन हो रहा है वो हमें देखना है। तो इसको बच्चों मैं यहाँ पॉइंट 1 और पॉइंट 2 कर रही हूँ, इसको आप ध्यान से समझना। तो देखो एक नर युग्मक इसका संलयन होता है इस अंड कोशिका के साथ में। ठीक है, अंड कोशिका। क्लियर। नर युग्मक कैसा है? हैप्लॉइड है। अंड कोशिका कैसी है? हैप्लॉइड है। तो इनके संलयन से हमें एक डिप्लॉइड कोशिका मिल जाती है जिसको हम जाइगोट या युग्मनज कहते हैं। जाइगोट ये बन गया। क्लियर। तो एक तो संलयन की क्रिया यहाँ हो गई। दूसरा संलयन देखो, ये जो नर युग्मक है इसका संलयन होता है इस केंद्रीय कोशिका के साथ में, सेंट्रल सेल के साथ में। तो इसको मैं अपन यहाँ के लिए क्या लिखेंगे? केंद्रकीय कोशिका। और बच्चों देखो केंद्रकीय कोशिका के अंदर कितने केंद्रक उपस्थित हैं? 2 केंद्रक उपस्थित हैं। तो 2 केंद्रकों की ये जो कोशिका है इसके साथ एक और केंद्रक जुड़ गया तो 3n, त्रिगुणित। तो त्रिगुणित एक कोशिका का निर्माण हो गया। ये कोशिका कहलाती है भ्रूणपोष कोशिका, जो आगे जाकर भ्रूणपोष का निर्माण करेगी। ठीक है, भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म। और ये जो एंडोस्पर्म है ये इस जाइगोट को पोषण देगा ताकि ये जाइगोट आगे जाकर बीज का निर्माण कर सके। तो जाइगोट से जब बीज का निर्माण होगा तो जो पोषण देने का काम है वो इस एंडोस्पर्म के द्वारा किया जाएगा। क्लियर। तो बच्चों हम वापस आते हैं इस पॉइंट पे कि द्विनिषेचन क्या है। तो द्विनिषेचन को आप कैसे समझाओगे कि चूंकि एंजियोस्पर्म पौधों में एक परागकण 2 नर युग्मकों को लेकर आता है और एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलयित होता है और दूसरा नर युग्मक केंद्रकीय कोशिका के साथ संलयित होता है। तो यहाँ पर संलयन की क्रिया 2 बार हो रही है, इसलिए हम इसको द्विनिषेचन कहते हैं। क्लियर। अब एंजियोस्पर्म पौधों का एक और बहुत महत्वपूर्ण गुण है, वो कहलाता है त्रिसंलयन यानी कि ट्रिपल फ्यूजन। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है तो इसको भी आपको बहुत अच्छे से समझना है कि ट्रिपल फ्यूजन क्या है। तो देखो हम यहाँ पर वापस आते हैं जहां पर हमने एंडोस्पर्म कोशिका को बनाया था। यहाँ पर देखो त्रिसंलयन की क्रिया साफ दिखाई देती है। 1, 2 और 3 अगुणित केंद्रकों के मिलने से एक त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण हो रहा है, एक त्रिगुणित कोशिका का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण हम इस क्रिया को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, क्योंकि यहाँ 3 अगुणित केंद्रकों का फ्यूजन हो रहा है, संलयन हो रहा है। क्लियर। तो ये त्रिसंलयन, 3 का संलयन, 3 का जुड़ना। और इसका परिणाम क्या होता है? इसके परिणाम स्वरूप हमें एक त्रिगुणित कोशिका मिलती है जो एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष का विकास करेगी। क्लियर। ओके, चलो अब हम बात करें जीवन चक्र की। तो यहाँ पर देखो बच्चों, जीवन चक्र में ये जो निषेचन की क्रिया हो गई तो ये जाइगोट बन गया। जाइगोट से क्या बन गया? बीज का निर्माण होगा। तो बीज कैसा है? बीज है डिप्लॉइड। और ये डिप्लॉइड बीज फिर अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर
वापस जर्मिनेट होकर बीजाणुद्भिद पादप का निर्माण करेगा। अब ये बीज उपस्थित कहाँ है, इसकी स्थिति भी हमें देखनी है। तो देखो यहाँ पर अंड कोशिका है, यानी कि निषेचन यहाँ पर हुआ है। इसको मैं एक बार आपको अच्छे से हाईलाइट करके दिखाती हूँ। देखो निषेचन कहाँ हो रहा है, इस जगह पर। क्लियर? तो ये निषेचन का स्थान है, यहाँ निषेचन हो रहा है। तो भ्रूण का विकास कहाँ हो रहा है, तो भ्रूण का विकास या जो बीज का विकास है, बीज का निर्माण है, वो कहाँ हो रहा है, इसी जगह पर हो रहा है ना। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर बीज का निर्माण हो रहा है और बीज कहाँ बंद है, ये देखो ओवरी, ओवरी यानी कि अंडाशय। तो ये जो हमारा अंडाशय है, इसकी जो भित्तियां हैं ये फल का निर्माण कर लेती हैं। और ये जो हमारा एग है, एग का नर युग्मक के साथ में संलयन हो गया और हमारा बन गया जाइगोट। और ये जाइगोट क्या बना लेता है, बीज बना लेता है। ये देखो यहाँ पर, ठीक है। तो बीज हमेशा फल के अंदर बंद पाया जाता है, यानी कि ये आवृत बीजी पौधे की एक मेन पॉइंट जो है एंजियोस्पर्म का, कि बीज कहाँ है, बीज फल के अंदर बंद है। ठीक है बच्चों, तो ये था एंजियोस्पर्म का जीवन चक्र। द्विगुणित से प्रारंभ हुआ और यहाँ पर नरयुग्मक के रूप में और अंड कोशिका के रूप में हमें इसकी गैमेटोफाइट स्टेज दिखाई दी। और ये गैमेटोफाइट स्टेज कुछ समय के लिए रही और इसने वापस द्विगुणित युग्मनज बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पर एंजियोस्पर्म के जीवन चक्र में मुख्य जो पौधे की अवस्था है वो है द्विगुणित अवस्था। जीवन चक्र में द्विगुणित अवस्था प्रभावी है और हैप्लॉइड या युग्मकोद्भिद अवस्था जो है यह बहुत ही कम समय के लिए हमें दिखाई देती है। दूसरी बात, गैमेटोफाइट अवस्था जो है वो स्वतंत्र नहीं है, वो पुष्प के ऊपर ही कुछ समय के लिए लगी हुई है। तो इसलिए ये जो जीवन चक्र है जहां पर द्विगुणित अवस्था प्रभावी और अगुणित अवस्था या हैप्लॉइड अवस्था अप्रभावी होती है, ऐसे जीवन चक्र को हम कहते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल या द्विगुणितक जीवन चक्र, जैसा कि जिम्नोस्पर्म पौधों में भी उपस्थित था। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में जो मुख्य जीवन चक्र का जो नाम है, जीवन चक्र में जो लाइफ साइकिल का जो नाम है वो है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल या द्विगुणितक जीवन चक्र, जहां पर बीजाणुद्भिद अवस्था प्रभावी अवस्था के रूप में पाई जाती है। तो ये था बच्चों अपना इस लेसन का लास्ट टॉपिक, एंजियोस्पर्म का जीवन चक्र। अब देखो आपकी बुक में एक टॉपिक और दे रखा है इसके बाद में, पीढ़ी एकांतरण। अब बच्चों ये जो टॉपिक है पीढ़ी एकांतरण, ये अपन ने हर वीडियो के साथ में कवर कर लिया। जैसे जब मैंने आपको एल्गी पढ़ाया था शैवाल, तो वहां पर शैवाल में पीढ़ी एकांतरण पढ़ाया था। फिर ब्रायोफाइट्स अपन ने पढ़ा था, उसके बाद में वीडियो मैंने बनाया था टेरिडोफाइट्स पे, देन जिम्नोस्पर्म्स और लास्ट ये हमारा एंजियोस्पर्म। तो इन सभी वीडियोस में इन सभी वर्गों में किस तरह का पीढ़ी एकांतरण उपस्थित है उसको मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो हमने यहाँ पीढ़ी एकांतरण में इन सभी वीडियोस में 3 तरह के लाइफ साइकिल पढ़े हैं। पहला लाइफ साइकिल था हमारा अगुणितक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक या अगुणितक जीवन चक्र। उसके बाद में हमने दूसरा जो जीवन चक्र पढ़ा था वो था अगुणितक द्विगुणितक, यानी कि हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, है ना। और ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल उपस्थित था ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में।
हैप्लॉन्टिक उपस्थित था एल्गी में। और तीसरा लाइफ साइकिल हमने पढ़ा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जो जिम्नो और एंजियो में उपस्थित है। तो यहाँ पर जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था है द्विगुणित अवस्था। डिप्लोहैप्लॉन्टिक में द्विगुणित और अगुणित दोनों अवस्थाएं जीवन चक्र में लगभग आधे आधे समय के लिए पाई जाती हैं, जबकि हैप्लॉन्टिक में मुख्य या प्रभावी अवस्था होती है अगुणित अवस्था। ठीक है, तो बच्चों ये था ये पूरा चैप्टर अपना। आशा करती हूँ आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं कोई क्वेरी रह गई हो, कोई बात आपको नहीं समझ में आई, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में।